विश्वविद्यालय से हमारा बीएड भी हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन हमने किया हुआ है। अब हमारा जैसे यहाँ पे पढ़ाई हमारा ये खत्म हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ है उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एज टीजीटी हिंदी टीचर, हिंदी पोस्ट के लिए हुआ है। तो इसलिए कि जो यहाँ पे जो हमारे समाज शिक्षक लोग हैं, इस सब की हम लोग हमारे साथ जो उनकी यादें हैं हमेशा जुड़ी रहेंगी। और इसलिए एक संस्कृत में एक श्लोक है, क्षण सकलश्च विद्यार्थम च चिंतन, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। अगर आपने एक एक क्षण को छोड़ दिया और आपने क्षण सकलश्च विद्यार्थम च चिंतन, अगर आपने एक एक कण को छोड़ दिया, क्षण त्यागे कुतो विद्या, अगर आपने एक क्षण को छोड़ दिया तो विद्या कहाँ, और कर त्यागे कुतो धनम, और आपने एक एक धन को छोड़ दिया, एक रुपए को छोड़ दिया, तो आपके पास धन कहाँ। और अभी सर ने भी बताया कि हमारी जिंदगी के कई सारे पड़ाव हैं, उन सब पड़ाव के लिए एक श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। इस जिंदगी को हमारे ऋषि मुनियों ने 4 हिस्सों में बांट रखा है। इसीलिए हम अपने ऋषि मुनि से, अपने सम्मान शिक्षकों से जब आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि आप 100 साल तक जिए, आपकी उम्र 100 साल तक हो। 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है, 25-25 वर्ष के लिए, कि आपकी जो उम्र है 25 साल तक आप अध्ययन करिए, 26 साल की उम्र में आप अपने गृहस्थ जीवन को निर्वाह करिए। फिर इसी तरीके से जिंदगी को आप सफल बनाइए। और हम अपनी बाड़ी को इसी में विराम देते हैं। अगर हमसे वो इस बोलने में कोई गलती हुई हो, हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम विवेक है, मैं भी फर्स्ट बैच का ही हूँ, संस्कृत डिपार्टमेंट का। यशस्वी एक फोटो ले लेना। ज़्यादा कुछ तो ना कहते हुए बस इतना कहूँगा कि स्टार्टिंग में जब ये डिपार्टमेंट खुला था, रोज भाई ने तो बता ही दिया बहुत सारी चीज़ें। दिक्कत तो बहुत सारी थी, बस ये था कि लॉकडाउन था, इसलिए थोड़ा हमें कम दिक्कत फेस करना पड़ा, क्योंकि क्लासरूम भी हमको नहीं लग रहा है कि उस टाइम पे ऐसा था। बहुत सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, एक नीचे बेसमेंट में क्लासरूम मिला, ऑफिस तक नहीं थी, तो उस टाइम पे हम लोग टीचर्स के साथ बहुत मैनेज किए। इतना है कि हमारे जो टीचर्स है बहुत सपोर्टिव है, हर जगह कोऑपरेट किए। एक मोमेंट मुझे याद है सर का, मैं गया था इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलने, वहाँ पे हमें देना था तो वो मार्कशीट के आपसे स्पेशल, सर ने इतना बोला कि मैं यहाँ साइन कर दे रहा हूँ, तुम जाना बता देना और मुझे फ़ोन कर देना। और इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए, लेकिन सर के नाम की वजह से वहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो कुल मिला के इतना था कि टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, इसलिए मैम और सर का तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती ऑनलाइन क्लासेस तो कई बार छूट भी जाता था, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल मैम और सर भेज देते, उससे बहुत सपोर्ट मिला। और अभी मैं PhD कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और वहाँ पे प्रोजेक्ट भी अभी कर रहा हूँ। बहुत प्लीज मैं आदरणीय प्रोफेसर विजयन साहब को बुलाऊंगा। 2 शब्द। मैं जानता हूं कि आज का व्याख्यान मतलब एक मैराथन व्याख्यान था, बहुत लंबे समय तक चलता, और फिर मैं जिस विद्वान को बुला रहा हूं, मेरे ख्याल से इनको हम लोग अगली बार सुनेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। मंच पर विराजमान प्रोफेसर रिपुसुदन सिंह जी, मेरे अग्रज, मेरे लिए तो ये व्याख्यान एक अपनी परीक्षा बन गया। मैं इस लोभ में आया था कि मैं विजय सर के व्याख्यान को सुनूंगा, और मुझे इसकी अध्यक्षता करनी पड़ गई, या अध्यक्षीय संभाषण देना पड़ गया। इसकी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं और मेरे कुछ अपने संकोच हैं, क्योंकि इसका निर्देश मुझे
लखनऊ शहर के शायद वरिष्ठतम राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं प्रोफेसर कुसुदन सिंह जी। सभी विश्वविद्यालयों में हमको नहीं लगता कि इनसे कोई वरिष्ठ इस समय कोई राजनीति शास्त्र का शिक्षक है, तो इनके आदेश की भी मैं अवहेलना नहीं कर सकता। अनुरोध। और जहाँ तक ब्रजेश सर का प्रश्न है, वो मेरे महाविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य हैं, तो उनके इस व्याख्यान के ऊपर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करना यह भी अपने आप में धर्षिता ही कहलाएगी। जहाँ तक ब्रजेश सर के इस व्याख्यान का प्रश्न है, सर ने इस बात को कहा है, लगभग 2.5 घंटे लंबा यह व्याख्यान चला और हम लोगों को ऐसा लगा कि यह व्याख्यान वास्तव में यदि केवल कालिदास को केंद्र में रख करके होता तो भी अपने आप में पर्याप्त न होता, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी कुछ न्याय कर जाते। तो यदि इस प्रकार के व्याख्यान कराने हैं तो ऐसे वक्ताओं को 3-4 व्याख्यानों के लिए बुलाना चाहिए कि आप इन 3 विद्वानों पर 3 व्याख्यान दीजिए और चौथे व्याख्यान में आप सभी का समाकलन कीजिए, तो शायद ज़्यादा न्याय हो पाता। फिर भी जिस विहंगम दृष्टि के साथ और जितने विस्तृत कैनवस पर ब्रजेश ने अपनी बातें कही हैं, उसको कहने के लिए मैं एक आधार का सहारा लूंगा। विलियम आर्चर नाम का एक व्यक्ति 20वीं शताब्दी के आरंभ में होता है और वो एक सवाल खड़ा कर देता है कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है। महर्षि अरविंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, मैं अपने हर व्याख्यान में उसका उल्लेख करता हूँ, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के आधार। ये पुस्तक आपको स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त हो जाएगी और महर्षि अरविंद के जयंती के अवसर पर इसको पांडिचेरी आश्रम ने कई वॉल्यूम में जो उनका साहित्य प्रकाशित किया उसमें भी इस किताब को उन्होंने संग्रहित किया है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। इस किताब की प्रस्तावना में महर्षि अरविंद ने लिखा है कि वैसे तो सर जॉर्ज वर्डवुड जो बड़े भारतविद रहे हैं उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है, लेकिन विलियम आर्चर के द्वारा उठाया गया ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यवस्थित समीक्षा करने की आवश्यकता है। और उन्होंने इस तरीके से इस पुस्तक में 5 भाग करके इन सारे प्रश्नों की समीक्षा की है कि यदि आप उस समीक्षा को देखें तो उस पुस्तक की शैली और ब्रजेश सर के उस व्याख्यान की शैली में आपको एक रूपता दिखाई देगी। सबसे आरंभ में उन्होंने जो भारतीय तत्व मीमांसा है, उस तत्व मीमांसा के ऊपर आधारित जो भारतीय दार्शनिक प्रणाली है, उस भारतीय दार्शनिक प्रणाली को समझने के लिए जो षड्गुण का और षड्दर्शन का विधान है, उसके आधार पर जो ऋत का सिद्धांत प्रतिपादित होता है और आगे चल करके जो धर्म के सिद्धांत से प्रचारित होता है, इस पूरे प्रकल्प की उन्होंने समीक्षा की है कि जो भारतीय अध्यात्म शास्त्र है, उस अध्यात्म शास्त्र का मूल प्रश्न आत्मबोध की जिज्ञासा है और उस आत्मबोध की जिज्ञासा के लिए हमारी शास्त्र रचना का स्वरूप कैसा है। तदुपरांत उन्होंने समूचे भारतीय सामाजिक विधान का चित्रण किया है। उस सामाजिक विधान के चित्रण के अंतर्गत उन्होंने चतुष्पुरुषार्थ की, उन्होंने चातुर्वर्ण की, उन्होंने ऋणत्रय के सिद्धांत की, उन्होंने चतुशास्त्रम के सिद्धांत की, इन सबका वर्णन किया है। तदुपरांत उन्होंने भारतीय अर्थदृष्टि जो इस समूचे सामाजिक अधिष्ठान का पोषण करती है उसका वर्णन किया है और वो मानते हैं कि भारत में जो कला का सिद्धांत है, वो कला का सिद्धांत न केवल आत्मोपलब्धकारी है, वो आत्मनयनकारी है, बल्कि वो हमारे लिए उतना ही उपयोगी भी है। और वो वास्तुकला को, शिल्पकला को, चित्रकला को, संगीत कला को, यानी जितनी भी ललित और व्यवहारिक कलाएं हैं उनका बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हुए भारत की अर्थदृष्टि को उन्होंने हमारे सामने रखा है। और अंत में वो बताते हैं कि समूचे प्रकल्प की रक्षा का दायित्व भारत के शासन विधान को है या उसके लिए भारत में राजनीति की व्यवस्था है। और ये सारा कुछ यानी वो तत्वशास्त्र, वो सामाजिक अधिष्ठान, वो अर्थ विधान और वो राजनीति की व्यवस्था, ये हमारे चरित्र में स्थापित हो, इसका उन्मीलन हो, इसके लिए भारतवर्ष में शिक्षा की व्यवस्था है। और इसीलिए भारतवर्ष में शिक्षा उस विधा को कहा गया है जो मनुष्य को अपने आत्मज्ञान के लिए सुपात्र बनाती है। तो ये एक सांगोपांग और बहुत ही विहंगम परिचय महर्षि अरविंद ने केवल इस प्रश्न का उत्तर देते हुए किया कि इज इंडिया सिविलाइज्ड। आज इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश हो रही है और अभी यूजीसी ने भी सारे विश्वविद्यालयों को लिखा है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने अध्ययन और अध्यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए।
सारे एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस को कहा गया है कि आप जो भी कार्यक्रम करें उसमें आप भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर इतने व्याख्यान आयोजित करें। उस दृष्टि से भी ब्रजेश सर का ये जो व्याख्यान है वो अपने आप में बहुत ही आप लोगों के लिए सार्थक है। यदि आप लोगों को भारतवर्ष के बारे में, यहाँ के साहित्य के बारे में, यहाँ की कला के बारे में, यहाँ के अध्यात्म शास्त्र के बारे में, यहाँ के समाज विधान के बारे में, यहाँ की अर्थनीति के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में यदि समझना है तो आपको इन सारी चीजों को अन्योन्याश्रित रूप से समझना पड़ेगा। खंड खंड में टुकड़े टुकड़े करके आप चीजों को नहीं समझ सकते। इसलिए कई बार ऐसा लगा होगा कि ब्रजेश सर विषयांतरित हो रहे हैं, वो कालिदास को छोड़ करके एकदम से ब्रह्म मीमांसा करने लगते हैं, वहां से उतर करके वो एकदम से शूद्रक पर पहुंच जाते हैं, वहां से वो कभी बाणभट्ट पर चले जाते हैं, कभी वो भाषा शास्त्र की चर्चा करने लगते हैं, कभी वो मार्क्सवाद को हमारे बीच में ले आते हैं। तो ये जो आपको विषयांतर लगता है वस्तुतः वो विषयांतर नहीं है, वो आपको इस बात से परिचित करा रहे थे कि यदि आपको इस समूचे ज्ञान दृष्टि से अपने आप को परिचित कराना है तो इसका एक सांगोपांग और एक विशद दृश्य आपके चित्त पर अंकित होना चाहिए, तभी चीजों को जानने और समझने की कोई सार्थकता है। स्वाभाविक है कि विषय बहुत ही व्यापक है और इसके लिए जैसा सर ने कहा कि एक लंबी व्याख्यान श्रृंखला की आवश्यकता है। और आपको मैं बताऊं, इस बात को अफसोस के साथ भी कहना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे कॉलेज में ब्रजेश सर है। इस प्रकार के विषय को इस प्रकार से प्रतिपादित करने वाले लोग अब बहुत कम संख्या में रहेंगे और विश्वविद्यालयों में ही इस प्रकार के लोगों का बहुत अभाव है। इसलिए यदि आपको कोई अच्छे विद्वान इस प्रकार के विषय का प्रतिपादन करने वाले मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से उनका भरपूर उपयोग कीजिए। ये मेरी सलाह भी है और ये मेरा निवेदन भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को इतने अच्छे व्याख्यान को इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रोफेसर सिंह को मुझे आमंत्रित करने के लिए और ब्रजेश सर को इतना अच्छा व्याख्यान देने के लिए और इन दो विद्यार्थियों को संस्कृत के माध्यम से अपने जीवन को आर्थिक संबल प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। पांडे जी नहीं क्या सुविधा राजा। हाँ, देखिए इसके पहले कि मैं मैत्री को धन्यवाद के लिए बुलाऊं, मतलब पांडे जी महानता की बात हम लोग करते हैं कि ये शायद हमारे लिए सीखने के लिए आज के लिए बहुत जरूरी एक सबक के रूप में हमें मिला है। और मैं तो बहुत दिन से सोच भी रहा था कि ऐसे विद्वान को बुलाया जाए। मैं प्रयास करूंगा। कुछ औपचारिकताएं यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हैं, लेकिन उसमें समय लगता है, लेकिन अगर चाहे आदमी तो कर सकता है। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में दो बातें हैं। एक तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, छात्र या जो भी बाहर आए हैं, मैं चाहूँगा कि कैंटीन में उनके लिए खाने की व्यवस्था हमने की है। मतलब जो भी आप खाना चाहेंगे वहाँ खाएंगे। और बाकी कुछ पुरातन छात्रों के साथ आप लोग भी कार्यक्रम को करना भी चाहेंगे तो आप उसमें सेलिब्रेट करिएगा, संस्कृत के विद्यार्थी खासतौर पर। बाकी मतलब इसके बाद से वो वहाँ पर जाके इनको ले जाएंगे हमारे ऑफिस असिस्टेंट, वहाँ पर आप दोपहर का भोजन भी करेंगे। मैं आप बुलाना चाहता हूँ, आ जाओ तुम अपना। धन्यवाद। कौन? अच्छा, प्लीज।